नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रेयांश हिंदी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसी को शार्ट में कैग कहते हैं, CAG, कैग। कैग का बड़ा भय रहता है। अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये कई बार पूछ चुका है, तो यह किस में किया गया है ये भी आप लोग नोट करिए। ये जो है कि हमारा जो ऑडिटर है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में इस चीज की चर्चा हुई है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अनुच्छेद 148 है, इस चीज की चर्चा करता है कि आखिर में हमारे जो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका क्या रोल होगा। जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, इसकी हमने चर्चा किया था। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है कि इसका जो नियोक्ता है, पहला पॉइंट क्या है, नियोक्ता। देखिए, नियोक्ता का मतलब क्या होता है, नियुक्ति करने वाला। नियोक्ता का अर्थ क्या होता है, नियुक्ति करने वाला। तो इसका नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, यानी नियोक्ता कौन है, तो वो है मित्रों राष्ट्रपति। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, अर्थात इसका नियोक्ता कौन है, राष्ट्रपति है। ये जो इसका जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, यानी नियोक्ता राष्ट्रपति होगा। और इसका जो कार्यकाल है मित्रों, कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल की दो विशेषताएं हैं। कार्यकाल इसका कई बार टीजीटी इसमें पूछ चुका है पीसीएस के एग्जाम में कि कैग का जो केंद्रीय संवैधानिक निकाय यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय तक होता है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा कि यह या तो अधिकतम 6 वर्ष का होगा, कब, 6 वर्ष का। लेकिन दूसरा क्या है कि 65 साल तक ही अपने कार्य पे रह सकता है, या 65 वर्ष तक। अब इसमें दोनों में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि इसकी अगर नियुक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है अगर 50 साल की उम्र में होती है, मान लीजिए 50 साल की उम्र में हुई, तो यहाँ से यह जो है कि 6 साल तक अपना कार्यकाल करेगा, 6 साल तक। लेकिन उदाहरण तौर पे मान लीजिए कोई 63 साल का, अगर जैसे हमारा कैग का जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अगर कोई 63 साल का व्यक्ति बन रहा है, तो चूंकि 65 साल तक ही उसको काम करना है, इसलिए यहाँ 2 ही सालों काम कर पाएगा। यानी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक ही वह कार्यकाल, मतलब इसके अंदर ही होना चाहिए। यह दोनों बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमको समझ में आ गया कि नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत कर रहा है, तो 148 अनुच्छेद के तहत कर रहा है। अब इसका वेतन और भत्ता, वेतन / भत्ता, जो इसका वेतन होता है और भत्ता जो मिलता है इसको, यह संसद द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है, संसद द्वारा। जो हमारा संसद, ठीक है, द्वारा निर्धारित होता है।
मतलब भारत का जो संसद निर्धारित कर देगा वही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्या बोलते हैं, वेतन मिलेगा और भत्ता मिलेगा, और कितने साल तक मिलेगा, 6 साल तक मिलेगा। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, अब अगर इसकी कार्यकाल की चर्चा करें मित्रों, तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर इसकी महाभियोग की चर्चा करें या पद से हटाने की चर्चा करें, मान लीजिए अगर हम पद मुक्त की चर्चा करते हैं कि यह पद मुक्त कैसे होगा, आबलिक महाभियोग कह सकते हैं इसको। तो पदमुक्त या महाभियोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। यह कैसे होगा, दोनों सदनों के बहुमत द्वारा, संसद के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर, मतलब कैग के अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी को बैठा दिया गया है जो संसद के सदस्यों को पसंद नहीं है, तो चाहे तो संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदनों का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बात आ रही है, और बहुमत के आधार का मतलब हो गया कि 2/3 भाग ये लोग मिलकर चाहे तो इसको पद से मुक्त करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक इसमें दूसरा पॉइंट मित्रों क्या है कि अभी हमने देखा कि जो इसका अध्यक्ष है, यानी जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ठीक है, यह क्या है, यह इसका जो वेतन है संसद द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 48 में अनुच्छेद 149 में इसकी नियुक्ति हुई 48 में इसकी नियुक्ति हुई 148 में। लेकिन अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि इसके कर्तव्य की चर्चा करता है, इस महालेखा परीक्षक के, ठीक है, कैग जो है, कैग के, ठीक है, शक्ति का निर्धारण करता है, शक्ति का या कर्तव्य का निर्धारण करता है, ठीक है। अनुच्छेद 149 क्या करता है मित्रों, जो कैग है अर्थात भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की क्या शक्तियां हैं, इसका निर्धारण जो है कि क्या बोलते हैं, कैग के माध्यम से होता है कि ये क्या कर सकता है। दूसरी बात, और इसके बाद पॉइंट क्या होता है ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कैग मान लीजिए अकेले तो काम करेगा नहीं, ये अपने जब इसकी नियुक्ति हो जाती है, यानी 149 में शक्तियों की चर्चा जो करता है, तो शक्तियां का प्रयोग कैसे करेगा, जब इसकी नियुक्ति होती है 148 में मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है, और अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों की चर्चा होती है, तो आखिर में यह अपने कर्मों को अकेले कर नहीं पाएगा, तो इसलिए इनके कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। तो जो कैग के कर्मचारी होते हैं, यानी जो कैग के कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी जो कैग के कर्मचारी होती है, इनकी नियुक्ति, इनका जो भत्ता होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है वह भत्ता होता है, वह क्या होता है कि भारत के संचित निधि द्वारा मिलता है, भारत के, ठीक है, जो कैग के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा भत्ता वेतन, ठीक है, भत्ता और वेतन, नियुक्ति जो कैग के जितने कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति जो है कि कैग का अध्यक्ष करेगा, पहली बात जान लीजिए। लेकिन जब इसकी भत्ता और वेतन की बात आएगी तो भारत के संचित निधि द्वारा मिलेगा, भारत के संचित निधि द्वारा,
ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो कैग का अध्यक्ष है, यानी कैग का जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसका वेतन कहाँ मिलेगा? संसद के द्वारा मिलेगा। लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं मित्रों, जो कैग के कर्मचारी हैं, जैसे बड़े बाबू हैं, चपरासी हैं, उनका वेतन कहाँ से मिलेगा? भारत सरकार के संचित निधि द्वारा। और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कैग का अध्यक्ष करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब होता क्या है, अब कैग की हम लोग शक्तियां जान लें कि कैग की शक्तियां क्या होती हैं, वह क्या करता है। वह होता है लोक वित्त, ठीक है, लोक वित्त का संरक्षक। लोक वित्त का संरक्षक, लोक वित्त, ठीक है, लोक वित्त का संरक्षक होता है लेखा परीक्षण, लेखा विभाग, लेखा परीक्षण का प्रमुख अधिकारी होता है। मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है कि ये क्या होता है कि जो लोक वित्त है, यानी भारत में जितने भी धन हैं, ठीक है, उसका संरक्षक का काम करता है और यह देखने का काम करता है कि जो सरकारी धन निर्गत हुए, जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को 35,000 करोड़ दे दिया, बिहार को 36,000 करोड़ दे दिया, मतलब खूब जो सरकारी धन निर्गत होता है, जो केंद्र सरकार सरकारी धन देता है राज्यों को, ठीक है, सरकारी धन जो निर्गत हुए, ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका मुख्य काम क्या है कि जो सरकारी धन निर्गत हुए, सरकारी धन जो निर्गत हुए, ठीक है, उनका प्रयोग सार्थक हुआ कि नहीं हुआ। मतलब जो सरकारी धन केंद्र सरकार ने सरकारी धन दिया, वह जिस राज्य को दिया, जिस संघ राज्य को दिया, तो क्या वह सरकारी धन सही मायने में जो निर्गत हुआ, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार यूपी को 32,000 करोड़ रुपया दे दी, तो क्या यूपी सरकार की गवर्नमेंट उस पैसे को सही दिशा में खर्च की या नहीं खर्च की? ये कैग यानी भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह देखेगा कि जो सरकारी धन था वह सही दिशा में खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है मित्रों, यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे संरक्षक होता है कि जो धन आया वह कितना धन आया, और वह धन जो निर्गत हुआ, जो संघ ने अपने मंत्रियों को दिया, अपने जितने मतलब जिस कार्य के लिए निर्गत हुआ, क्या वह खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, उसका लेखा जोखा कैग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इसके कर्तव्य हैं एक बार और देख लीजिए। नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के माध्यम से, अनुच्छेद 138 के तहत। अनुच्छेद 149 में कैग की शक्ति की चर्चा किया गया है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष है, अधिकतम 65 साल कर सकता है। इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन मित्रों, कैग के कर्मचारी मतलब बड़े बाबू चपरासी जिसका वेतन है वह भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार प्रश्न पूछा है कि लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है मित्रों? तो लोक वित्त का संरक्षक या लोक लेखा परीक्षण का प्रमुख अधिकारी यही कैग होता है। कैग का डर देखना मुख्यमंत्रियों को रहता है। अब प्रश्न उठता है कि कैग आखिर में यह जब लेखा सब राज्यों का लेखा मंगा लिया, केंद्र का लेखा मंगा लिया, तो क्या करता होगा? अब देखिए क्या करता है। कैग का डर मुख्यमंत्रियों को बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि
जब केंद्र सरकार से पैसा आता है तो यही लोग खर्च करते हैं। कैग का डर मंत्रियों को भी होता है। मान लीजिए किसी मंत्री को इतना 1000 करोड़ कैग, जब उसका लेखा जोखा मिलाएगा तो उन्हीं लोगों की जेल हो जाती है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए होता क्या है। कैग क्या करता है मित्रों, कैग जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह क्या करता है कि सारे राज्यों का, केंद्र का पूरा लेखा संबंधी विवरण लाता है। उसके बाद अनुच्छेद, देखिएगा अनुच्छेद, ठीक है, 151 अनुच्छेद 151, ठीक है, अनुच्छेद 151 जो कैग होता है, कैग बोले तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन, ध्यान रखिएगा, संघ के लेखाओं, ठीक है, संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन, ठीक है, राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। क्या करेगा मित्र, ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो कैग रिपोर्ट लाएगा, कहाँ का, संघ का जो रिपोर्ट लाएगा कि संघ सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, वह जितना भी लेखा संबंधी प्रतिवेदन होगा खर्च किया गया, वह राष्ट्रपति के सम्मुख, ठीक है, प्रस्तुत करेगा। फिर जब राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है कि इतना 1000 करोड़ रुपया यहाँ गया था या और इसमें खर्च हुआ, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिवेदन को, ठीक है, प्रतिवेदन को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि कैग अपना रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को क्या करता है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। और अनुच्छेद, अब इसी के नीचे भी देख लीजिए कि अनुच्छेद 151 या 1 कह सकते हैं, इसमें लिखा है कि राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन, राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन कैग राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। ठीक, और राज्यपाल उस प्रतिवेदन को विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा, विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। फिर एक बार ध्यान देने की जरूरत है मित्रों कि अनुच्छेद 148 में कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 149 में, ठीक है, इससे शक्ति की चर्चा होती है, ठीक, और अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप तैयार होता है। 51 में
क्या होता है कि कैग यानी भारत का नियंत्रक लेखा महापरीक्षक दो प्रकार का लेखा प्रस्तुत करता है। एक संघ में उसको प्रस्तुत करना होता है, तो संघ का लेखा संबंधी खर्चा कहाँ प्रस्तुत करेगा, किसके सामने देगा, मतलब अपना कच्चा चिट्ठा जुटा लिया, इसमें इस विभाग में इतना दिया गया, इस विभाग में इतना दिया गया, इस विभाग में उतना दिया गया, आज सब ले जाकर किसके पास दे देगा, संघ संबंधी। जैसे उदाहरण तौर पर मान लीजिए कि मोदी जी का गवर्नमेंट है, मोदी जी के गवर्नमेंट में जितना पैसा खर्चा हो गया तो क्या करेगा, अब ये भारत का नियंत्रक में लेखा परीक्षक क्या करेगा, उस सब पैसा का जैसे लेखा जोखा करेगा कि इतना रुपया आया, इतना रुपया यहाँ से आया, और जितना रुपया जिस दिशा में खर्च हुआ यह पूरा जो है कि ब्यौरा क्या करता है कि प्रतिवर्ष क्या करता है कि राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। और यही कैग जो होता है फिर राज्य का एक लेखा अलग बनाता है, हर राज्य का अलग अलग लेखा बनता है, जितने राज्य होते हैं सबका लेखा अलग अलग बनता है। तो राज्य का जो लेखा संबंधी विवरण है कैग किसके पास प्रस्तुत करता है, राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल विधानमंडल के सामने खर्च करता है और बताता है कि इतना पैसा इस राज्य ने इस पद्धति में इस संबंधित खर्च कर दिया। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि कैग भारत का लोक वित्त संरक्षक कह सकते हैं, यानी धन संबंधी इसको अधिकारी कह सकते हैं कि लोक लेखा कितना खर्च हुआ, उसका जो है कि सरकारी धन कितना निर्गत हुआ, उसका लेखा जोखा सही दिशा में खर्च हुआ कि नहीं, वह कैग करता है। और कैग का मित्रों बड़ा डर रहता है क्योंकि ये किसी का भी जांच कर सकता है कि किस संसद ने कितना हजार करोड़ ले जाकर कहाँ खर्च किया। ठीक है, तो हमारे ख्याल से यह भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आप निश्चित रूप से पढ़कर बनना चाहेंगे। ठीक है, और यह अगर पद पे पहुंच जाते हैं तो सोचिए कि आप क्या करेंगे, आप किन राज्यों का किस तरह जो है कि प्रस्तुत करेंगे। और इस तरह जैसे भारत का नियंत्रक लेखा महापरीक्षक संघ पर भी कब्जा किया रहता है और राज्य पर भी कब्जा किया रहता है। संघ को रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने देगा और राज्य का रिपोर्ट राज्यपाल के सामने देगा। तो आज की बस क्लास यहीं पे समाप्त होती है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए रियान हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।